हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा। आज हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने शिक्षण विधियों के पार्ट फर्स्ट पर चर्चा की थी। उसके अंदर हमने जैसे आगमन विधि की बात की थी, निगमन विधि की बात की थी। इसके अलावा हमने करके सीखना नामक जो विधि है उसकी बात की थी। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट विधि की बात की थी। उसी क्रम में आज हम शिक्षण विधियों की जो पार्ट 2 है यानी टीचिंग मेथड्स पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। इसमें जो और शिक्षण विधियां हैं उसकी हम ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं कि जैसे अगली शिक्षण विधि है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। देखिए, संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है कि पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा हो कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। यानी एक ऐसी विधि जिसके अंदर सबसे पहले अंगों का ज्ञान कराया जाता है। जब अंगों का ज्ञान हो जाता है बालक को तो फिर उसके बाद में पूर्ण आकार का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें तो यदि किसी व्यक्ति के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम उनके अंगों की बात करेंगे, ठीक है। और अंगों के माध्यम से जैसे पहले हमने हाथ की अध्ययन किया, फिर हमने पैरों का अध्ययन किया, फिर हमने सिर का अध्ययन किया, फिर लास्ट में हमने पूरे शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो ये इस प्रकार से पहले अंगों के अध्ययन करने के बाद जब पूर्ण शरीर का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी जो विधि होगी वो विधि मानी जाती है हमारी संश्लेषणात्मक विधि। अब बात करें विश्लेषणात्मक विधि की, तो विश्लेषणात्मक जो विधि होती है वो संश्लेषणात्मक विधि की बिल्कुल विपरीत होती है, इसके उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि पहले पूरे शरीर की संरचना का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। जब पूरे शरीर की संरचना का अध्ययन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में हम एक एक अंग का अध्ययन करते हैं। यानी समझिए, संश्लेषणात्मक विधि के अंदर हम पहले अंगों का अध्ययन करने के बाद पूरे शरीर का अध्ययन बाद में किया जाता था, जबकि इसके अंदर पहले हम पूरे शरीर का अध्ययन करेंगे फिर हम किसी एक पार्ट या एक अंग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल विधि के माध्यम से समझिए आप। जैसे हिंदी को पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी पहले हम अक्षरों का अध्ययन करेंगे, फिर अक्षरों का अध्ययन हो जाएगा, फिर हम शब्दों को सीखेंगे। जब हम शब्दों को सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद में हम किसका अध्ययन करेंगे, वाक्यों का अध्ययन करेंगे। यानी इसी क्रम में अध्ययन करते हैं हम, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। तो ये वाली जो विधि होगी, इस तरह वाली जो विधि होगी वो मानी जाती है संश्लेषणात्मक विधि। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि पहले हमें वाक्य सिखाए जाए, फिर हमें शब्द सिखाए जाए, फिर हमें वर्णों का ज्ञान करवाया जाए, तो अगर इस तरह से हम टुकड़ों में सीखते हैं, बाद में पहले पूर्णाकार और फिर बाद में उसके पार्ट्स से सीखते हैं, तो वह विधि मानी जाती है विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। आगे अगली विधि है वो है वस्तु विधि। शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। यानी पहले हमें जो दिखाई दे रहा है हम उसका अध्ययन करेंगे और फिर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो होती है मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है और उसमें नेत्र जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन माना जाता है कि जैसे ही हमने कोई वस्तु देखी, उस वस्तु को देखते ही हमें उसका परिचय हो जाता है। तो वो वस्तु हमारे लिए कौन सी वस्तु है, वो वस्तु हमारे लिए मूर्त वस्तु है, ठीक है। और जब हम उस मूर्त वस्तु को देखते ही हमें उसका परिचय हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो ये होता है वस्तु विधि, ठीक है। यानी मूर्त से अध्ययन करना। इसलिए प्रारंभ में वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं की हमें क्या लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शन करके उनको विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और इस तरह से मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हम धीरे धीरे बालकों को अमूर्त वस्तुओं को भी अध्ययन की ओर ले जाते हैं। यानी जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही उन वस्तुओं को भी हम मूर्त रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बालकों को मूर्त के सहारे अमूर्त का भी अध्ययन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम कि 3 और 2, 5 को समझाने के लिए छात्रों को सम्मुख हम क्या करते हैं कि टुकड़ों के अंदर जैसे 3 गोलियां दे दी, फिर 2 गोली दे दी, फिर उनको मिला के बोला जाए कि 3 और 2 कितने हो गई, तो बच्चा समझ जाएगा कि 5 हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं
5 का ज्ञान करवा देते हैं। तो ये जो विधि होती है वस्तु विधि, वो जो सेक्शन का सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त उसकी ओर चलती है, यानी पहले जो वस्तु दिखाई दे रही है उसका ज्ञान हो जाता है, और जो फिर हमें वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उसकी ओर हम बालक को लेके जाते हैं, तो वो होती है मूर्त से अमूर्त का शिक्षण सूत्र, और इसका अध्ययन किया जाता है हमें वस्तु विधि के द्वारा। अगली विधि हम बात करें तो वो है दृष्टांत विधि। देखिए, दृष्टांत विधि वस्तु विधि का ही दूसरा रूप माना जाता है। दृष्टांत विधि क्या होती है? वस्तु विधि का ही दूसरा रूप माना जाता है। वस्तु विधि में जिस प्रकार से वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में क्या किया जाता है? दृष्टांत दिए जाते हैं। दृष्टांत विधि के अंदर दृष्टांत दिए जाते हैं, और ये दृष्टांत कैसे हो सकते हैं? ये दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं, या फिर ये दृष्टांत क्या हो सकते हैं? श्रव्य भी हो सकते हैं। यानी जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान करवाना है बच्चे को, तो बच्चों के सामने हम उदाहरण के माध्यम से दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वो दृष्टांत जैसे चित्र हो सकता है, उस विषय वस्तु का मानचित्र हो सकता है, चित्रपट हो सकता है। इस माध्यम से हमें उस विषय वस्तु क्या करना होता है? स्पष्ट करना होता है। साथ ही जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जैसे उपमा है, उदाहरण है, कहानी है, चुटकुले हैं आदि के द्वारा भी हम उस विषय वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, यानी उसका हम बालकों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए जो विधि प्रयोग में ली जाती है वो होती है दृष्टांत विधि। अगली विधि की हम बात करें तो वो होती है शोध विधि। देखिए, शोध विधि को हम अनुसंधान विधि भी कहते हैं, शोध विधि को हम होरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं, और शोध विधि को हम रिसर्च मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी नाम शोध विधि के ही हैं। शोध विधि के अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है, जिन्होंने शोध विधि को प्रतिपादित किया था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। इसका अर्थ ये है, ये नहीं हो सकता कि छात्रों को मनमाना कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर छात्र जो होते हैं किसी विषय वस्तु की खोज करते हैं, ठीक है, उसकी तह तक जाते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए जो अध्यापक होता है वह छात्रों को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है, उत्साहित करता है। और एक अध्यापक उस समय एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। अगर कोई छात्र मान लो अपनी विषय वस्तु से भटक जाता है, हट जाता है, तो उसको रास्ते पे लाने का काम कौन करता है? उसको रास्ते पे लाने का काम एक शिक्षक करता है, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस विधि के अंदर, शोध विधि के अंदर जो छात्र होते हैं वो छात्र स्वयं प्रयोग करके, स्वयं निरीक्षण करके, स्वयं विषय वस्तु को ढूंढ करके, उसका खोज करके, विषय वस्तु की खोज करके क्या करता है? उसके बारे में अध्ययन करता है या उसका ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस विधि को यदि प्रयोग में लिया जाता है तो वो विधि कहलाती है शोध विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग करने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब इस विधि का प्रयोग किया तो सबसे पहले ये विधि विज्ञान की शिक्षा देने के लिए प्रयोग में ली जाती थी, क्योंकि वहाँ किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अब इसको गणित में भी प्रयोग में लिया जाने लगा है, भूगोल के अंदर भी इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शोध विधि का प्रयोग किन विषयों में किया जाता है, तो वो विषय होंगे विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, अन्य विषयों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी शोध विधि। अब हम आगे वाली विधि की बात करते हैं, तो वो है डाल्टन विधि। देखिए, डाल्टन विधि या डाल्टन योजना, डाल्टन नाम कहाँ से आया? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, डाल्टन अमेरिका के अंदर एक शहर था। ठीक है, डाल्टन अमेरिका के अंदर शहर था, और उस शहर के नाम के आधार पर ही इस विधि का नाम डाल्टन विधि या डाल्टन योजना रख दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए डाल्टन योजना का नाम कैसे रखा गया, तो डाल्टन एक अमेरिका के अंदर एक शहर था, और उस शहर के अंदर, ठीक है, 1912 से 1915 के बीच, ठीक है, कुमारी हेलन पार्कस्ट ने शिक्षा के अंदर एक नवीन विधि का प्रयोग किया। ठीक है, और उस विधि को डाल्टन के नाम पे डाल्टन विधि का नाम रख दिया गया। इस विधि में क्या किया जाता है कि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए उसे आविष्कृत किया जाता है।
इसके अंदर पूरा जो कक्षा भवन होता है उसको प्रयोगशाला बना दिया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है? कक्षा भवनों को प्रयोगशाला बना दिया जाता है। और प्रत्येक विषय एक प्रयोगशाला होती है। प्रत्येक विषय की क्या होती है? एक प्रयोगशाला होती है। और उसके अंदर विषय के अध्ययन के लिए क्या होती है? पुस्तकें होती है, चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, अन्य सामग्री होती है संदर्भित। और उसके अंदर विषय का विशेषज्ञ होता है। यानी एक प्रयोगशाला होगी, यानी कक्षा भवनों को प्रयोगशाला बना देंगे और उन कक्षा भवनों को जो प्रयोगशाला बनाएंगे उसके अंदर विषय से संबंधित चित्र, मानचित्र, विषय वस्तु, सामग्री होगी। और उसी के अंदर एक विषय का विशेषज्ञ भी होगा। जो उस विषय का विशेषज्ञ होगा वो भी उस प्रयोगशाला में छात्रों की सहायता के लिए क्या होता है? बैठा रहता है और उनके कार्यों की क्या करता है? जांच करता रहता है। यानी कक्षा भवनों को हम प्रयोगशाला बना देंगे, प्रयोगशाला के अंदर उस विषय से संबंधित चित्र, मानचित्र एवं सामग्री होगी और उसी प्रयोगशाला के अंदर एक विषय विशेषज्ञ का अध्यापक भी हमारे साथ रहता है। और वो क्या करता है? वो छात्रों के कार्यों की जांच करता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ष भर का कार्य होता है, एक छात्र जो पूरे वर्ष में कार्य करते हैं उस कार्य को 9 या 10 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, और अब क्या करते हैं? अब प्रत्येक छात्र को ये कार्य दे दिया जाता है। ठीक है, अब छात्र को निर्धारित समय में अपनी रुचि के अनुसार से प्रयोगशाला में बैठकर वो कार्य क्या करना होता है? पूर्ण करना होता है। और जब एक कार्य छात्र का पूर्ण हो जाता है तो उसकी जो रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया जाता है। और जब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है तो फिर उसको अगला कार्य दे दिया जाता है। यानी कार्य जब पूर्ण होगा तभी उस छात्र को अगला कार्य दिया जाता है। यदि उस छात्र का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं होगा, और रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं होगा तो उसको अगला कार्य नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक माह में एक कार्य पूर्ण होता है, और जब एक कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर उसको अगले माह के अंदर दूसरा कार्य दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक छात्र होता है वो निर्धारित कार्य करता रहता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इस विधि में जो छात्र की उन्नति है वो किस पर निर्भर करती है? छात्र के कार्य पर निर्भर करती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। कि जो छात्र होंगे अपनी रुचि के हिसाब से और अपनी सुविधा के अनुसार से कार्य करने में छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उसमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना में अनेक रूपांतर हुए, यानी इस योजना के बाद, इस योजना की सफलता के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं आई, जैसे बटेविया योजना है, वेनेटिका योजना है, डेकाली योजना है। ठीक है, यद्यपि इससे पूर्व की है फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना का आधार परिवर्तन किए गए हैं। यानी ये जो योजनाएं हमने अभी बताई आपको, डाल्टन जैसे क्या नाम से डेकाली है, वेनेटिका है, बटेविया, ये सबसे पहले हैं, पहले की योजना है। डाल्टन योजनाओं से पहले की योजना है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डाल्टन को आधार माना गया है। ठीक है, तो ये थी डाल्टन योजना। आपसे पूछा जाए डाल्टन योजना का प्रतिपादक कौन है, तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग माना जाता है। डाल्टन योजना को अनुसंधान विधि भी कहते हैं। डाल्टन योजना का जो प्रतिपादक है वो हेनरी पार्कस्ट को माना जाता है। और ये डाल्टन जो नाम रखा गया वो अमेरिका के शहर के नाम पे रखा गया। डाल्टन के अंदर क्या होता है? डाल्टन योजना के अंदर पूरे कक्षा भवन को एक प्रयोगशाला बना दिया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर छात्र रहते हैं, विषय अध्यापक होता है, वो छात्रों की जांच करता रहता है और छात्र कार्य करते रहते हैं। जब एक कार्य पूर्ण हो जाता है तो छात्रों को अगला कार्य दे दिया जाता है। तो ये थी डाल्टन योजना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे वृद्धा योजना या बुनियादी तालीम, या कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा। तो देखिए, वृद्धा योजना है, ये गांधी जी के द्वारा दी गई योजना है और इसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने तत्कालीन स्थिति को देखते हुए हाथ से काम करने को प्रधानता दी, प्रमुखता दी। ठीक है, उनका ये विश्वास था कि जब तक एक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे मेहनत या परिश्रम या श्रम का महत्व समझ में नहीं आएगा। तो सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को क्या करता है? अहंकारी बनाता है, निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों में प्रारंभ से ही हस्त कौशल का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ से ही हम बच्चों क्या देंगे? हस्त कौशल का ज्ञान देंगे,
क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश की जो परिस्थिति है उसके अंदर लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं या उद्योग धंधों पर निर्भर है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी एक क्षेत्र के अंदर हस्तकौशल का कार्य आना चाहिए, यानी हाथ से काम करना या उसमें दक्षता प्रवीणता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा की विशेषता की। तो बेसिक शिक्षा की जो विशेषता है उसके अंदर गांधी जी ने माना कि जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, यानी मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि शिक्षा हस्तकौशल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी हो? हस्तकौशल केंद्रित हो। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 7 से 14 वर्ष तक वालों को कैसी शिक्षा दी जाए? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके अलावा बेसिक शिक्षा की अगली विशेषता थी कि शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का जो वेतन है वो छात्रों के हस्तकौशल की बिक्री से आ जाए। ठीक है, यानी छात्र जो हस्तकौशल बनाए उसकी जो बिक्री हो उससे अध्यापक का वेतन आ जाए। ठीक है। इस सिद्धांत का जो अंतिम विशेषता थी उसका बाद में विरोध हुआ और इसे बेसिक शिक्षा से लास्ट में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब देश में भारत के अंदर जब अंग्रेजी शिक्षा आती है तो अधिकांश शिक्षित वर्ग क्या करता है? अधिकांश शिक्षित वर्ग इस कार्य को क्या मानता? अच्छा नहीं मानता है, एक दृष्टि से मानता हस्तकौशल को। तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के अंदर बेसिक शिक्षा को क्या कर दिया? एक पंगु बना दिया, खोखला बना दिया। यही कारण है कि संपन्न या उच्च वर्ग के लोग बुनियादी शिक्षा के प्रति निष्क्रिय रहते हैं, उदासीन दिखाई देते हैं, वो लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं और इसीलिए जो बेसिक शिक्षा है वो केवल निर्धन लोगों के, निर्धन वर्ग या गरीब लोगों तक ही रह गई है। इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाती है कि ये जो बेसिक शिक्षा है वो असफल हो जाती है। तो आज हमने जो बात की उसके अंदर हमने देखा जाए तो एक विधि थी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि की बात की हमने, डाल्टन विधि की बात की हमने, बेसिक शिक्षा की बात की हमने, है ना। इसके अलावा हमने शोध विधि की बात की, एक विधि थी वस्तु विधि की बात की। ये सभी विधियों की आज हमने चर्चा की। ये पार्ट 2 था और पार्ट 1 में भी हमने 4-5 विधियों की चर्चा कर ली थी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने काफ़ी सारी शिक्षण विधियों की बात कर ली है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।